मुगल सल्तनत का ये वो दौर था जिसे इसका स्याह तरीन दौर कहा जाता है, जब एक मुगल बादशाह को 2 महीने तक यरगमाल बना लिया गया। इसके और इसके खानदान के साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। हिस्टोरियंस ने तारीख में इसे डांस ऑफ डीमंस का नाम क्यों दिया है? क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ था या ये तमाम फर्जी कहानियां हैं? जानिए इस वीडियो में। ये उस दौर की बात है जब मुगल इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो रहा था। ज़हीरुद्दीन बाबर ने जिस सल्तनत की बुनियाद रखी थी वो औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद टूट फूट का शिकार होने लगी थी। ग्रेट मुगल्स का दौर ख़त्म हो चुका था और इसके बाद आने वाले मुगल बादशाहों के पास तख्त तो था, लेकिन इनकी सल्तनत कम होती चली गई। पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर जैसे खजानों ने बैरूनी हमलावरों के लिए दिल्ली पर हमले करना एक प्रॉफिटेबल वेंचर बना दिया था। 1739 में नादिर शाह के हमले ने मुगलों की कमर तोड़ दी। जो कुछ बचा था वो अहमद शाह अब्दाली के हमलों में लुट गया। लेकिन इस तख्त पर एक बड़ी आफत अभी आनी थी, और वो ऐसी आफत थी जिसने मुगल तख्त के साथ वो कुछ किया जो इससे पहले कभी ना हुआ था। ये मुगल तख्त और तारीख का बदतरीन दौर था, और यही इनके ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। मुगल बादशाह और इसके खानदान के साथ जो कुछ हुआ, हिस्टोरियंस इसे बताते हुए शर्मिंदा होने लगे। यही वजह है कि तारीखदानों ने इस दौर को डांस ऑफ डीमंस कहा है। ये सब कैसे हुआ, इसे जानने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। गुलाम कादिर अफगान रोहिलाज का सरदार था, जो कि एक पश्तून कम्युनिटी थी और मेनली उत्तर प्रदेश के इलाके रोहिलखंड में रहती थी। दिल्ली के करीब होने की वजह से ये मुगल तख्त के करीब भी थे और बाअसर भी। औरंगजेब की वफात के बाद अली मोहम्मद खान ने रोहिलखंड की रियासत की बुनियाद रखी और इसका कैपिटल बरेली था। 18वीं सदी के सेकंड हाफ में अहमद शाह दुरानी के हमलों और अफगान कनेक्शन ने इन्हें और भी मजबूत कर दिया था। रोहिला सरदार नजीबुद्दौला ने भी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह का साथ दिया था। इस लड़ाई में वो 40,000 की फौज भी लेकर आया, और अवध के नवाब को भी कन्विंस करने वाला वही था कि वो अहमद शाह दुरानी का साथ दे। इस लड़ाई के बाद अहमद शाह दुरानी ने दिल्ली से जाते हुए इसे मुगल बादशाह का मीर बख्शी भी बना दिया, जो कि एक तरह से मुगल फोर्सेस का इंचार्ज होता था। बादशाह और इसकी बादशाहत कमजोर हो चुकी थी। यूं रोहिला एक तरह से दिल्ली के डिफेक्टो रूलर बन गए थे। 1770 में नजीबुद्दौला के इंतकाल के बाद इसका बेटा ज़ाब्ता खान सरदार बना, और साथ ही मीर बख्शी भी। ये नजीबुद्दौला के इंतकाल का वक्त था जब मुगल बादशाह ने इन रोहिलाज के असर से निकलने की एक अपॉर्चुनिटी देखी और फिर से मराठों के साथ राब्ते शुरू किए। 1772 में मराठे दिल्ली में दाखिल हो गए और उन्होंने ज़ाब्ता खान की फौज को शहर से निकाल दिया। 1785 में ज़ाब्ता खान के बाद उसका बेटा गुलाम कादिर रोहिला अफगानों का सरदार बन गया। दिल्ली में आने वाले मराठों के लिए एक मुश्किल ये रोहिला सरदार गुलाम कादिर था, जिसने फौज इकट्ठी करनी शुरू कर दी। 1787 में इसने सिख सरदारों को रीच आउट करना शुरू किया कि वो दिल्ली पर हमला करना चाहता है, और उसने सिखों को साथ आने की ऑफर की। मराठा इससे पहले 1772 में जब दिल्ली में आए थे तो वो नजीबुद्दौला से पानीपत की लड़ाई का इंतकाम भी लेना चाहते थे, क्योंकि उसने पानीपत की लड़ाई में अहमद शाह दुरानी का साथ दिया था। उन्होंने रोहिलखंड में फौज भिजवाई और 16 मार्च 1772 को पत्थरगढ़ के मुहासरे के बाद उन्होंने ज़ाब्ता खान के बहुत से फैमिली मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तार होने वालों में उस वक्त उसका बेटा गुलाम कादिर भी शामिल था, जिसे मराठा फोर्सेस दिल्ली ले आई और एक गारंटी के तौर पर इसे वहां ही रखा गया। मराठों ने नजीबुद्दौला का मज़ार भी उखाड़कर इसकी बाकियात को बखेर कर रख दिया। गुलाम कादिर जो अब दिल्ली आ गया था, उसने अपना बचपन शाही महल और कुदसिया बाग में गुजारा। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त वो सिर्फ 8 या 10 साल का था, लेकिन गुलाम कादिर को शाह आलम सानी ने अपना बेटा बना रखा था और वो उसे अपना फर्जंद कहता था। मुगल बादशाह शाह आलम सानी ने उसके बारे में नज़में भी लिखी थी। गुलाम कादिर जब सरदार बना तो वो सिर्फ 18 या 20 साल की उम्र का था और बहुत हॉट हेडेड था। सरदार बनते ही उसका एम्बिशन फिर से अपने बाप की तरह मीर बख्शी का ओहदा लेना था, लेकिन मराठों के मुगल बादशाह पर इन्फ्लुएंस की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसने कई बार बादशाह से मिलने की ख्वाहिश का इजहार भी किया कि वो उसे कन्विंस कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
मुगल दरबार उस वक्त मराठों की प्रोटेक्शन में था, लेकिन वो कोई बहुत संजीदगी से इसकी सिक्योरिटी को नहीं देख रहे थे। गुलाम कादिर को लगा कि ये वक्त हो सकता है कि मुगल तख्त और मराठों से अपने बाप दादा का बदला लिया जाए। अगस्त 1787 में उसने अपने घुड़सवारों के साथ दिल्ली की तरफ मार्च शुरू कर दिया। जब उसने ये मार्च शुरू किया तो कुछ सिख सरदारों ने उसकी जो साथ देने की ऑफर थी वो कबूल कर ली और उसके साथ मार्च में शामिल हो गए। महाजी शिंदे के उस वक्त दिल्ली में 2 एजेंट थे, शाह निजामुद्दीन और लाडोजी शितोले देशमुख, जो कि उनका दामाद भी था। लेकिन ये दोनों बहुत कमजोर थे और ना ही इनके पास खुद कोई रिसोर्सेज थे जिससे ये दिल्ली जैसे बड़े और अहम शहर को डिफेंड करते। उस वक्त मुगल कोर्ट का नजीर मंसूर अली खान गुलाम कादिर को सपोर्ट कर रहा था। हरिराम गुप्ता का कहना है कि 21 अगस्त 1787 को गुलाम कादिर बागपत पहुंचा। वो दिल्ली के बाहर जमुना के किनारे पर था। यहाँ पर सिखों और रोहिला फौजों की शाही फौज के इंपीरियल गार्ड्स के साथ झड़पें हुई। फिर मराठा सरदार माधोराव को भेजा गया कि वो शाहदरा जाकर इन फोर्सेस का मुकाबला करे। इन फोर्सेस की रोहिलास के साथ होने वाली लड़ाई बहुत शदीद थी और इसमें कई मराठा सिपाही या तो मारे गए या फिर दरिया में डूब गए। यूं ये भी कैपिटल की तरफ आती हुई इस फोर्स को रोकने में नाकाम रहे। सिखों और रोहिला फोर्सेस का एडवांस जारी रहा। आगे बढ़ते रोहिला सिपाहियों ने इन शाही अफवाज का बहुत सा सामान भी लूट लिया। मराठा सरदार माधोराव ने पहले शाहदरा के किले में पनाह ली, लेकिन 23 अगस्त को बिलाखिर सरेंडर कर दिया। उसी रात दिल्ली में मौजूद लाडोजी देशमुख अपने 500 सवारों के साथ वहां से निकल गया, जिसके बाद शाह निजामुद्दीन ने भी दिल्ली से जाने का फैसला कर लिया। मराठे दिल्ली का डिफेंस करने में नाकाम हो चुके थे। अब दारुल हुकूमत खाली पड़ा था और रोहिला घुड़सवारों के एडवांस को रोकने वाला कोई नहीं था। गुलाम कादिर शहर में दाखिल हो गया। जादूनाथ सरकार का कहना है कि 26 अगस्त वो मुगल नजीर मंसूर अली खान के साथ बादशाह के सामने आया। उसने बादशाह से कहा कि उसे मीर बख्शी मुकर्रर किया जाए और इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन उसके कंट्रोल में दी जाए। बदले में वो अपनी फौज के साथ शहर से चला जाएगा और जाट इलाकों और आगरा को फतह करना चाहेगा। बादशाह के पास कोई और ऑप्शन थी ही नहीं। शाह आलम सानी ने कांपते हाथों के साथ उसे एक खिल्लत अता की, जागीरें भी लिख दी, जो कुछ उसे चाहिए था वो दिया। कुछ दरबारियों ने इस मौके पर बादशाह से एतराज़ किया कि ये तो इस काबिल ही नहीं है, लेकिन शाह आलम सानी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और कहा कि अगर रोहिला इस शहर पर टूट पड़े तो फिर इसे कोई बचा नहीं सकेगा। लेकिन बादशाह ने गुलाम कादिर के जाते ही आसपास मदद की दरखास्तें भेजना शुरू कर दी। उसने महाजी शिंदे, अवध के नवाब, बेगम समरो, सिख सरदारों और अंग्रेज अफसरों को खत भेजे कि कोई तो उसे बचाने आए। बेगम समरो एक क्रिश्चियन खातून थी और उसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक रकासा थी जो मीरठ के पास सरधाना की हुक्मरान बन गई थी और अपने लेट हस्बैंड वॉल्टर राइनहार्ड की वजह से उसके पास एक प्रोफेशनली ट्रेंड मर्सनरी फौज भी मौजूद थी। मुगल बादशाह ने सिख सरदार बाघेल सिंह को भी लिखा कि वो भी दिल्ली पहुंचे। बाघेल सिंह, बख्शी श्याम राव और बेगम समरो की फौजें दिल्ली तो पहुंची, लेकिन बाघेल सिंह ने गुलाम कादिर को ज्वाइन कर लिया और इसकी जिम्मेदारी महाजी शिंदे पर डाल दी कि उन्होंने सिखों के साथ मामलात हल करने पर तवज्जो नहीं दी और उनके गिले दूर नहीं किए। हरिराम गुप्ता का कहना है कि इस लड़ाई में सिख खुद भी डिवाइडेड थे। अक्टूबर 1787 में गुलाम कादिर की रोहिला फोर्सेस फिर दिल्ली के बाहर थी और उन्होंने किले और महल पर बमबारी शुरू कर दी। दिल्ली वाले दुहाइयां देने लगे। अब यह भी बादशाह के लिए एक बड़ी इंसल्ट थी, लेकिन बादशाह की मजबूरी थी। मरता क्या ना करता, शाह आलम सानी ने इस गुस्ताखी पर भी गुलाम कादिर को मुआफ करने का ऐलान कर दिया। इस दौरान बादशाह के लिए एक और बुरी खबर यह आई कि 20 दिसंबर को मराठों की फोर्सेस को गुलाम कादिर के एक एलाय इस्माइल बेग की फौज ने चंबल के पास शिकस्त दे दी। बादशाह ने इसी दौरान अपने बेटे जवान बख्त, जिसका नाम जहानदार खान था, उसे बुला लिया और वो 8 दिसंबर को दिल्ली पहुंचा। जवान बख्त को अंग्रेज भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बादशाह के इस बेटे ने भी कमाल कर दिया। इसने वहां पहुंचकर अपने बाप को कैद करने और खुद तख्त पर बैठने की कोशिश की। शाह आलम सानी ने 13 दिन के बाद उसे आगरा का सूबेदार बनाकर इससे जान छुड़ाई। गुलाम कादिर मीर बख्शी बनने के बाद जब दिल्ली से निकला था तो उसने क्राउन लैंड्स, जो मुगल बादशाह के जेर असर इलाकों को कहा जाता है,
वहां और मराठों के इलाकों पर हमले करना शुरू कर दिए थे। उसने मीरठ तक के इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया और दोआब में भी हमले शुरू कर दिए। उसने फरवरी 1788 में अलीगढ़ पर भी कब्जा कर लिया। जुलाई 1788 में गुलाम कादिर ने इस्माइल बेग के साथ मिलकर दिल्ली की तरफ दोबारा बढ़ने का फैसला कर लिया और शाहदरा की तरफ अपना मार्च शुरू किया। पहले तो शाह आलम सानी ने ऑर्डर दिया कि इनका मुकाबला किया जाए। एक मुगल फोर्स इनका मुकाबला करने आई, लेकिन इसमें कुछ मुसलमान रोहिला अफगानों के साथ जाकर मिल गए और जो हिंदू या मराठे थे वो वहां से मुकाबला किए बगैर ही निकल गए। गुलाम कादिर की फौज बढ़ती हुई दिल्ली के बाहर पहुंच गई। कुछ हिस्टोरियंस का ख्याल है कि इसमें मुगल नज़ीर का किरदार बड़ा अहम था, जिसकी डबल गेम ने मराठों को मुगल बादशाह के लिए फौज भिजवाने से रोके रखा और दोनों के दरमियान मिसकम्युनिकेशन की। लेकिन कुछ के ख्याल में मराठों की अपनी पोजीशन उस वक्त बहुत कमजोर थी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की बेवा मलका जमानी भी उस वक्त गुलाम कादिर को दिल्ली बुलाने वालों में पेश थी। उसने अहमद शाह के बेटे और अपने पोते बेदार बख्त को शाह आलम सानी की जगह तख्त पर बिठाने के एवज गुलाम कादिर को 12 लाख रुपए देने का वादा भी किया था। बहरहाल जब रोहिला फोर्सेस दिल्ली पहुंची तो वहां मौजूद मुगल और मराठा सिपाही विड्रॉ कर गए। शहर डिफेंसलेस हो गया और बादशाह अकेला। उसे और उसके तख्त को बचाने वाला कोई नहीं था। ये रोहिला फोर्सेस शहर में दाखिल हुई और 18 जुलाई को इन्होंने शहर पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। जादूनाथ सरकार का कहना है कि महल की हिफाजत के लिए एक दस्ता लाल पलटन मौजूद थी और यह दस्ता लड़ सकता था, लेकिन मुगल नज़ीर ने बादशाह को धोखे से बताया कि गुलाम कादिर तो सिर्फ मिलने आया है, इसलिए उसे अंदर आने दिया जाए। विलियम डालरिम्पल का कहना है कि रोहिला जब शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने कुरान पर कसम खाई कि उनका किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं और सिर्फ इसलिए आए हैं कि बादशाह उनके सर पर हाथ रख दे। मुगल नज़ीर मंसूर अली खान ने दरबार के दरवाजे खोल दिए। कहते हैं जब गुलाम कादिर दरबार में शाह आलम सानी के पास आया तो वो सीधा आकर बादशाह के साथ तख्त पर बैठ गया और इसके कंधे पर हाथ रखकर हुक्का पीने लगा और इसका धुआं बादशाह के मुंह पर मारता रहा। अब ये रोहिला फौज शहर में थी और बादशाह इनके रहमो करम पर। पहले तो कुछ पैसों के लिए बातचीत चलती रही, लेकिन बादशाह के पास पैसे होते तो वो देता। फिर गुलाम कादिर ने दरबार में आकर 30 जुलाई को महल पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। लाल पलटन को बगैर किसी लड़ाई के वहां से निकाल दिया गया और शाह आलम सानी को तख्त से हटा दिया गया और उसे उसके 19 बेटों के साथ कैद करवा दिया। अगले दिन मुगल शहजादा बेदार बख्त को नया मुगल बादशाह बना दिया गया। रोहिला अफगानों का दिल्ली पर यह कब्जा 2 महीने रहा और इसी दौर को रेन ऑफ टेरर भी कहा जाता है। इस कब्जे के दौरान मुगल महल गुलाम कादिर की फोर्सेस के कंट्रोल में रहा और बादशाह इनका हॉस्टेज था। 10 अगस्त को गुलाम कादिर ने शाह आलम सानी को बुलाया और उसे फिर से पूछा कि खजाना कहाँ छुपाया है। बादशाह ने अपनी गुर्बत की दहाई दी तो गुलाम कादिर ने उसकी आंखों में सलाइयां घुसा दी और उसे अंधा कर दिया और कहते हैं उससे पूछने लगा कि क्या अब कुछ नजर आया। जादूनाथ सरकार का कहना है कि उसने अगले दिन फिर बादशाह को बुलाकर उसके सीने पर चढ़कर आंखें निकालते हुए वही सीन रिक्रिएट किया और कोर्ट पेंटर से इस सीन की पेंटिंग बनाने का कहा। यह पूछने के लिए कि खजाना कहाँ छुपा है, गुलाम कादिर ने 21 शहजादों और शहजादियों को कत्ल करवा दिया। कैद में शाही खानदान को भूखा रखा गया। महल के कमरों और दरबार तक को खोद कर देखा गया कि खजाना कहाँ छुपा है। इस कब्जे के बाद दोनों गद्दारों मुगल नज़ीर मंसूर अली खान और मलका जमानी के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। उनसे भी खजाने की तफ्तीश हुई। दोनों को ही गुलाम कादिर ने तशद्दुद का निशाना बनाया और उनके पास भी जो कुछ था वो भी लूट लिया। मुगल शहजादों को बुलाया जाता और उन्हें नाचने पर मजबूर किया जाता। कहते हैं शाही खानदान के कैद में हालात इतने बुरे हो गए थे कि कुछ मुगल शहजादे तो भूख से मर गए। लेकिन उस दौर की असल वहशत मुगल खवातीन के साथ होने वाले सलूक की वजह से बयान की जाती है, जिनकी तरफ ये रवैया बहुत ही खौफनाक था। इनके लिबास उतरवा कर इनकी तलाशी ली जाती रही। कई मुगल शहजादियों को बार बार ज्यादती का निशाना बनाया गया। विलियम डालरिम्पल का कहना है कि मजालिम ऐसे थे कि कई विक्टोरियन हिस्टोरियंस ने इन्हें सेंसर कर दिया। लेकिन इस दौरान जो कुछ इनके साथ हुआ था, इन वाकयात की डिटेल एक पर्शियन हिस्टोरियन खैरुद्दीन ने लिखी है। उसने इस बारे में 33 सफ़ात लिखे हैं। जादूनाथ सरकार का भी कहना है कि ये इतनी खौफनाक डिटेल्स थी कि बयान भी नहीं की जा सकती। ये सब कुछ तो शाही खानदान के साथ हुआ, जो आम लोगों के साथ हुआ वो तो किसी की सोच से भी बाहर था।
हिस्टोरियन जादूनाथ सरकार ने इस दौर को डांस ऑफ डीमंस कहा है और एक ऐसी तौहीन थी जिससे मुगल दरबार की कोई रिकवरी नहीं हो सकती थी। गुलाम कादिर के इस दौर में जब बहुत सी रेड लाइंस क्रॉस हो गई और दरबार में जो कुछ हो रहा था इसकी खबर बाहर पहुंचना शुरू हुई तो मराठों ने दिल्ली वापस आने का फैसला कर लिया। 14 सितंबर 1788 को महाजी शिंदे ने अपने जनरल भाई राणे खान या राणा खान और एक मर्सनरी डी बोयने को एक फौज के साथ भेजा। बेगम समरू की फौज भी इनके साथ शामिल हो गई। इससे पहले दिल्ली पर कब्जे के दौरान ही गुलाम कादिर के अपने पार्टनर इस्माइल बेग के साथ ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए थे। इस्माइल बेग को लगने लगा था कि गुलाम कादिर उसे उसका हिस्सा एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं दे रहा। जादूनाथ सरकार का कहना है कि इस मौके पर इस्माइल बेग भी इन मराठा फोर्सेस के साथ आकर शामिल हो गया। इन कंबाइंड फोर्सेस ने 28 सितंबर को पुरानी दिल्ली पर फिर से कंट्रोल हासिल किया और फिर 2 अक्टूबर को कैपिटल में दाखिल हो गई। गुलाम कादिर किले में था। पहले उसने कुछ लूटा हुआ माल वहां से निकालने की कोशिश की। इसके बाद वो 10 अक्टूबर 1788 को खुद दिल्ली से निकल गया और अपने साथ कुछ मुगल शहजादों को भी हॉस्टेज बनाकर ले गया। 11 अक्टूबर को जब मराठा फोर्सेस महल के अंदर पहुंची तो बाकी बच जाने वाले मुगल शहजादों और शहजादियों को रिहाई मिली। शाह आलम सानी को जब रिकवर किया गया तो उसकी हालत भूख और प्यास से खासी खराब हो चुकी थी। इसके बाद 16 अक्टूबर को शाह आलम सानी को फिर से तख्त पर बैठाया गया और इसके नाम का खुतबा पढ़ा गया। यूं मुगल अथॉरिटी रिस्टोर हुई और शाह आलम सानी जो अब अंधा हो चुका था फिर से तख्त पर आकर बैठ गया। इसके बाद मराठा फोर्सेस ने गुलाम कादिर के लिए एक मैन हंट शुरू की। वो पहले अलीगढ़ और फिर मेरठ की तरफ निकल गया था, लेकिन मराठा फोर्सेस ने उसे वहां भी घेरा डाल लिया। वो इनका हिसार तोड़कर अपने 500 घुड़सवारों के साथ वहां से निकलने में कामयाब हो गया और उसने गौसगढ़ की तरफ निकलने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। कहते हैं गुलाम कादिर पैदल वहां से भागा और उत्तर प्रदेश के गांव बमनोली पहुंचा, जहां उसने एक ब्राह्मण से पनाह की दरखास्त की। इस ब्राह्मण ने उसे अंदर आने का कहा, लेकिन साथ ही मराठों को भी इतला कर दी, जिनकी फोर्सेस ने वहां पहुंचकर इसे घेरा डालकर गिरफ्तार कर लिया। गुलाम कादिर कुछ अरसा मराठों की कैद में रहा, लेकिन फिर शाह आलम सानी ने महाजी शिंदे को खत लिखा कि गुलाम कादिर के साथ भी वही किया जाए जो उसने मुगल बादशाह के साथ किया, और धमकी दी कि अगर ऐसा ना हुआ तो वो मक्का चला जाएगा और अपनी बाकी जिंदगी वहां गुजार देगा। इस पर महाजी शिंदे ने गुलाम कादिर की आंखें, नाक, जुबान और होंठ अलग अलग करने का ऑर्डर दे दिया। एक एक करके उसके जिस्म के ये हिस्से अलग किए गए और 3 मार्च को एक दरख्त से लटकाकर उसका सर काट दिया गया। शाह आलम सानी ने इसके बाद महाजी शिंदे के शुक्रिया के तौर पर अपने जेर असर इलाकों में गाय के ज़बीहे पर पाबंदी लगा दी। इन 2 माह में मुगल बादशाह, उसके दरबार और दिल्ली शहर के साथ जो कुछ हुआ वो मुगल अथॉरिटी के ताबूत में एक आखिरी कील था। इलाके तो पहले चले गए थे, लेकिन दरबार और महल के साथ होने वाला सलूक पहले कभी नहीं देखा गया था। नादिर शाह और अहमद शाह दुरानी के हमलों में बादशाह, सल्तनत और दरबार तो बच जाते थे, लेकिन गुलाम कादिर ने जो कुछ किया उसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं बची थी। दिल्ली वापस मिलने के बाद मराठों की रेपुटेशन फिर से बहाल हो गई, जिसे पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद शदीद धचका पहुंचा था, और ऊपर से अब एक अंधा और बुजुर्ग बादशाह तख्त पर था, जिसकी वजह से मराठे अब दिल्ली के डी फैक्टो रूलर थे। गुलाम कादिर ने ऐसा क्यों किया, इसका कोई डेफिनेट जवाब नहीं है। कुछ हिस्टोरियंस का ख्याल है कि बादशाह को गुलाम कादिर बहुत पसंद था और जब वो उसके पास था तो उसकी नस कटवा दी थी, लेकिन विलियम डालरैम्पल जैसे कई और हिस्टोरियंस इससे एग्री नहीं करते। जादूनाथ सरकार का कहना है कि गुलाम कादिर ने जो कुछ किया उसमें मुगल बादशाह शाह आलम सानी की बुज़दिली का भी किरदार था। रही से ही कसर उसके साथ होने वाली गद्दारियों ने निकाल दी। उसके दुश्मन बहुत थे। यह भी कहा जाता है कि शाह आलम सानी बहुत कंजूस था। बढ़ती उम्र के साथ उसने और भी कंजूसी दिखाना शुरू कर दी थी, और सवाए रोटी के वो अपने पोते पोतियों को, जो कि मुगल शहजादे शहजादियां थे, उन्हें कुछ नहीं देता था। इसी वजह से बहुत से लोगों, जिनमें गुलाम कादिर भी शामिल था, उन्हें शक था कि शाह आलम सानी ने कहीं एक बहुत बड़ा खजाना छुपा रखा है या उसके पास बहुत सा माल दौलत है। बरसगीर में होने वाली तख्त की लड़ाइयों में दीगर दावेदारों और जंगों में हारने वालों को मारना शायद कोई ऐसी अनहोनी नहीं थी, लेकिन गुलाम कादिर ने जो कुछ मुगल दरबार, उसके शहजादों और ख़ासकर ख़वातीन के साथ किया, वो एक बहुत बड़ा टैबू था। शाही महल के साथ ऐसा किसी ने कभी नहीं किया था, और शायद इसी वजह से
उसके दौर को ये रेपुटेशन मिली। लेकिन इन 2 माह ने तारीख का रुख ऐसा मोड़ा कि बरसगीर में मराठे और सिख इस वाक़े के नतीजे में एक दूसरे के आमने सामने आ गए। गुलाम कादिर की माँ और भाई, जिन्हें मराठों ने गिरफ्तार करने की कोशिश की, वो भागकर दरिया जमुना पार करके सिख जत्थों की प्रोटेक्शन में आ गए, जिसके बाद सिख जत्थों और मराठा फोर्सेस के क्लैशेस शुरू हो गए। ये क्यों और कैसे हुआ, ये एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।